तो नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हमारे साथ चिर परिचित चेहरे, उत्तराखंड की शान हमारे रोशन भाई हैं। बड़े दिनों बाद और बड़ी रिक्वेस्टों से आज हमारे बीच आए हैं। लगातार 2-3 दिन से मैं बोल रहा था रोशन भाई को कि भैया थोड़ा हमारे उत्तराखंड के दर्शक हैं, वो चाहते हैं कि रोशन भाई को सुने दोबारा से। रोशन भाई ने हाल ही में अभी वैसे तो लगातार काम करते रहते हैं, पर जितनी भी आपने देखा होगा अभी, चाहे बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही हो, जो वहां पर लोग जो किस प्रकार से फंसे हुए हैं। अभी एक हाल ही में वीडियो हमने देखा था रोशन भाई आपका, जिसमें आपने म्यांमार से भी फंसे हुए लोगों को वहां से निकाला था। उन सब के अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो भारतीय हैं नौकरी के नाम पर विदेश तो चले जाते हैं, लेकिन वहां पर स्कैम में जरूर फंस जाते हैं। रोशन भाई, पहले तो बहुत स्वागत, प्रणाम और धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया है हमें। रोशन भाई, क्या कुछ चल रहा है? मैं देख रहा था म्यांमार में कई लोग फंसे हुए थे और आपने उनकी बहुत मदद की है वहां पे। पहले तो बहुत धन्यवाद आपका। शायद यही कारण है कि लोग आपको इतना प्यार करते हैं। यही कारण है कि जो आपका चेहरे का ग्लो है वो हमेशा ऐसे ही बना रहता है। सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम और नमस्कार, और जितने भी हमारे मित्र भाई बंद मुझे देख रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम और नमस्कार सर। और आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसे हमारे उत्तराखंड के कुछ लोग म्यांमार में फंसे हुए हैं, कि दुनिया के कोने कोने में हमारे भाई फंसे हैं, होटलियर भाई हैं, नॉन होटलियर्स भाई हैं। और आप लोग भी अपने माध्यम से, अपने टीवी के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से आप लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारे होटलियर भाइयों को मदद मिले, नॉन होटलियर्स भाई को मदद मिले, जो भी उत्तराखंडी हो, चाहे अन्य किसी भी राज्य के हों, किसी भी जगह के हो, तो कोशिश करते हैं उनकी मदद करने की। और आप भी हमेशा सहयोग करते हैं विजय भाई साहब। नहीं नहीं, आपका प्यार है। रोशन भाई, शुरुआत यही करेंगे क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं। मेरे को लगता है कि अगर हमारे पास इतने फोन आते होंगे, आपके पास तो ना जाने कितने फोन आते होंगे लगातार। फंस जाते हैं कई लोग, किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं और ये फंसते क्यों? जैसे अभी आपने म्यांमार का देख रहा था मैं आपको, क्या कारण रहा था वहां पर? किस प्रकार से वहां पर लोग फंस गए थे और कैसे फिर आपने उनको निकाला? जी जी। आज का जो विजय भाई साहब, जो आज का जो आप देख रहे हैं अभी, पूरी मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है। अगर जी। आपके पास जानकारी हो या जो भी विदेश मंत्रालय हो, आप पता कर लीजिए। हिंदुस्तान का आज की डेट में ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जिस राज्य का बच्चा या जिस राज्य का इंसान, यानी जिस राज्य का बच्चा वहां ना फंसा हो म्यांमार में। हम्म। म्यांमार में वैसे किसी को नहीं जाना चाहिए कायदे से, मतलब म्यांमार एकदम सुरक्षित जगह नहीं है, क्योंकि वो प्रांत प्रांत के हिसाब से लोगों को अलग अलग गवर्नमेंट ने वो बनाए हुए हैं। जैसे इस राज्य का ये, यहाँ पे कोई इंटरफियर नहीं करेगा, इस राज्य का मुखिया है। तो मयनवाड़ी जो है म्यांमार के अंदर आता है, आपको पता है म्यांमार के अंदर मयनवाड़ी आता है। खैर, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग वहां पे फंसे वो क्यों फंसते हैं। हमारे कुछ ऐसे सीधे साधे भोले लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि फ्रॉड क्या होता है। बहुत हम्म। सारे ऐसे मेरे उत्तराखंड के भाई बंद हैं, होटलियर हैं, नॉन होटलियर है, लिबरल क्लास है, जिनको ये नहीं मालूम है कि फ्रॉड भी कोई चीज है विदेश में। वो सोचते साथ हमारे यहाँ ये होता हो तो बाहर कहाँ ऐसा होता है। कुछ लोगों की सोच होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो एजेंट लोग हैं, इनमें जो एजेंट है, इसमें हिंदुस्तान के एजेंट है, इंडिया के कोने कोने से एजेंट दलाल हैं। इनके साथ में पाकिस्तानी लोग भी मिले हुए हैं, बांग्लादेशी भी हैं, चाइनीज लोग भी हैं, चाइनीज लोग भी हैं इसमें, नेपाली भी हैं, फिलीपीन की गैंग, एक तरह से इनका एक गठन किया हुआ है। यहाँ से इन लोगों को पकड़ के लाना है यहाँ से। तो थाइल, जैसे कि आप जानते हो, क्योंकि आप एक अच्छे रिपोर्टर भी हैं, काफी समय से आप इस फील्ड पे काम भी कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों को पता है कि हमारे जो भारतीय भाई हैं, अगर कोई भी भारतीय भाई आपके थाईलैंड में जाता है तो उसके लिए वीजा फ्री है। वीजा फ्री इन द सेंस, यानी कि वीजा ऑन अराइवल है। आपको सिर्फ हम्म। पासपोर्ट जेब में रखना है और आपने एयरपोर्ट पे उतरना है। एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको इमिग्रेशन में आप जाएंगे, वहां पे आपको कुछ मतलब जो है कि आपका पासपोर्ट वगैरह चेक होता है, एक फॉर्म भी दिया जाता है, आपको पासपोर्ट चेक करते हैं और आपका पूरा डिटेल चेक किया, उसके बाद आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है। आपसे पूछा जाता है इमिग्रेशन में, आप कितने दिन के लिए इस कंट्री में रुकना चाहते हैं, 1 महीना, 2 महीना, या जितने दिन के लिए भी, 1 हफ्ते के लिए, कहाँ पे रुकना है, क्या रुकना है, वो आपसे सवाल जवाब, जो भी इमिग्रेशन का अपना एक तरीका होता है किसी कंट्री में जाते हैं। तो लोग क्या, यहाँ से एजेंट लोग क्या करते हैं, इन लोगों के साथ वादा करते हैं कि आपको थाईलैंड में जॉब देंगे, और ये लोग टारगेट करते हैं बिलो, यानी 40 साल से नीचे के लोगों को। और ये लोग जो है, हाँ जी, तो इन लोगों को कहते हैं कि आइए, तुमको थाईलैंड में जॉब है, तुमको हम $1,000 यानी सैलरी देंगे, 1,000 या $1,200 के हिसाब से, अगर
सैलरी देते तो 1,20,000 के आसपास वो गुणा भाग करते हैं कि हाँ यार इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, वर्किंग आवर्स भी कम है, क्यों ना जाए। तो ये एजेंट लोग उन लोगों को सब जाते हैं, दुबई से जाते हैं, मलेशिया से जाते हैं, तो लोग फंसाते हैं उन लोगों को, उनके साथ वादा करते हैं, बाद में वो थाईलैंड में उतरते हैं, उसके बाद उनकी पासपोर्ट पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसके बाद उनको पास एयरपोर्ट, थाईलैंड एयर या बैंकॉक एयरपोर्ट जो भी है, वहां से उसको पिक करके गाड़ी आती है, वो लेके होटल तक लेके जाते हैं, होटल में लेके जाते हैं, होटल की लॉबी तक लेके जाते हैं, लॉबी अच्छा। में जाने के बाद वहां पे एक गाड़ी, वहां से फिर दूसरी गाड़ी आती है, दूसरा ड्राइवर लेके उसको सीधा निकल जाता है आपके आपके थाईलैंड बॉर्डर को क्रॉस करते हुए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव तस्करी जैसे लोग करते हैं ना, ह्यूमन अच्छा। ट्रैफिकिंग, बिल्कुल बॉर्डर से उसको निकाल के सीधा थाईलैंड का बॉर्डर क्रॉस करके उसके तुरंत बाद म्यांमार की एक मायावड़ी बोल सकते हैं, मैनवाड़ी आप बोल सकते हैं, जहाँ पे सिंडिकेट, जहाँ पे चाइनीज कंपनीज हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, और जहाँ पे ये चलता है कि आदमी को प्रताड़ित किया जाता है। तो इस तरीके से वहां पे फंसते हैं सर, ये वहां पे फंस जाते हैं। फिर भी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका फिर मैं आपको जवाब दूंगा तो जी। किस तरीके से फर्स्ट मतलब फिर उनको निकाला किया जाता है? जैसे आपने अभी कुछ लोगों को निकाला है, तो क्या कुछ उसके प्रोटोकॉल रहते हैं या किस तरीके से होता है? एक्चुअली में जो ये कंपनी है जहाँ पे लोग जाते हैं, इन लोगों से 2-2 लाख रुपए लिए भी जाते हैं एजेंट लोग, जबकि आपको पता है कि 2 लाख रुपए नहीं लगते। इनका टिकट इंडिया से थाईलैंड का आप लगा लीजिए कितना टिकट होगा, 15 से 20 हजार में आपका टिकट बनता है वन वे। आप चेक कर लीजिए, ऑन द लाइन भी आप चेक कर सकते हैं भारतीय करेंसी में कितना बात है और कितना इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो जो लोग 2-2 लाख रुपए देके जाते हैं, मैं पहले उनको बता रहा हूँ भैया, वीजा ऑन अराइवल है। मालदीव में 65 ऐसी कंट्री है जिसके पास भारत का पासपोर्ट है। 65 कंट्रीज में ऑन भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल है। आप ध्यान रखिए, आपका जहां पे आपका सिर्फ मात्र 20-25 हजार रुपए खर्च होना, वहां पे दलाल ने आपसे 2 लाख से ऊपर ले लिया, और तब जाके आप ऊपर फंस भी जाते हो। तो इनको निकालने की प्रक्रिया ऐसी है सर, यहाँ पे बिना पैसे दिए आप जल्दी से किसी को नहीं निकाल सकते। ये लोग क्या करते हैं, जब लोगों को लेके वहां जाते हैं म्यांमार के अंदर, वहां जो सिंडिकेट, जो चाइनीज की 3-4 बिल्डिंग, आप पता कर लीजिए, जो भी एक एक बात कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके के वहां पे अलग अलग तरीके के बिल्डिंग्स बनी हुई है। हर बिल्डिंग का अलग अलग नाम है। अगर मुझे कोई पूछेगा रतुड़ी जी आप किस व्यक्ति को बचाने के लिए चाहते हैं, कौन सी बिल्डिंग में आपका आदमी फंसा हुआ है, हम उसको अच्छा। रेस्क्यू करते हैं, तो हम उनको पूछते हैं ये बिल्डिंग का नाम है। तो जो लोग वहां काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के पास में आपका आईडी कार्ड होता है, आईडी कार्ड गले में टका हुआ है, चाइनीज में उसमें लिखा हुआ होता है, नंबर होता अच्छा। है। अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो है तो वहाँ पे आपके वहाँ पे आपके उनको उनको प्रताड़ित भी करते हैं उन लोगों को किस तरीके से? बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं सर, बहुत ज्यादा। इनको इतना प्रताड़ित, इनको इतना शोषण करते हैं कि जिसकी कोई इतना जल्लाद भी नहीं करता है। जिस तरीके से इन लोगों को मारा जाता है, इन लोगों को तब मारा जाता है जब इनके पास टारगेट दिया जाता है। इनको टारगेट दिया जाता है, जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक में लोगों को फंसाना। जैसे आप देखते हैं इधर एक लड़की है, उधर लड़का है, ऐसे उनको फंसाना, फिर उनके अकाउंट नंबर लेना, फिर उनको ब्लैकमेलिंग करना, फिर ऐसा टारगेट दिया जाता है। इनका 25-25 का ग्रुप होता है, और 25-25 के ग्रुप को महीने में $2.5 लाख का टारगेट होता है कि तुमको $2,50,000 आपको कमा के देना है। फिर अगर जो कमा के दे देता है तो उसमें से उनको थोड़ा बहुत पैसा खाने पीने के लिए, शैम्पू साबुन के लिए पैसे दिए जाते हैं। अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते तो उसके बाद इनको करंट का शॉक दिया जाता है, बिजली का करंट दिया जाता है 10 मिनट तक के लिए। या फिर उसी में एक डार्क रूम है, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा रूम होता है, जैसे कैदियों के लिए बहुत सारे जेलों में बना हुआ है डरावना। फिर वहां इनको रखा जाता है, इनको मारा जाता है, पीटा जाता है, इनके स्पेशली इनको बैक में, इनके बट पे बहुत ज्यादा तरह से इनको रेड किया जाता है, बहुत बुरी कदर मारा जाता है। और मारते भी कैसे हैं, आपकी इनकी लोहे की रॉड है। आप पूछना अभी जब ये लड़का आएगा हमारे ये लोगों ने आपको बताया है जो छूट के आए हैं, उन्होंने ये सब चीजें मतलब यस, बताई है? मैं कंटिन्यूसली जुड़ा हूँ, और आज भी बताऊंगा कि लोग कहाँ पे जो वहां से निकाल के अभी थाईलैंड के जेल में भी हैं। कोर्ट में कौन कौन पेश हुए थे, कोर्ट में यहाँ का उत्तराखंड का जो मयंक है वो भी पेश हुआ था। मयंक जो बोरा है, हमारे सीएम साहब के जो धामी जी उनके रिलेटिव है वो लड़का, आप पूछ सकते हैं अगर आप पत्रकार हैं। धामी जी के रिलेटिव में भी आता है मयंक बोरा। उनकी माता जी जो है खटीमा में रतुड़ी अस्पताल में काम करती है, वो एक ओटी टेक्नीशियन है, 15 साल से काम कर रही है वहां। उनकी माता जी का, उनको धामी जी सासू जी बोलती, शांति देवी जी। और धामी जी की वाइफ की मौसी लगती है वो शांति देवी जी, जिनका बेटा मयंक है। तो अभी जो है वो थाईलैंड के जेल में है। थाईलैंड के जेल में मयंक जी हैं, गौरव बिस्स जी हैं, बशीर खान जी हैं मुंबई के,
जिनका मैंने 1,50,000 भी भरा है। और उनके साथ में हमारे तेजविंदर हैं पंजाब के, उनकी पत्नी लगातार मुझसे जुड़ी हुई है। और उनके साथ में आशीष जी हैं, हिमाचल के हैं। उनके साथ में कुणाल जी हैं, जो कि गुजरात राज्य से आते हैं। तो अभी ये 6 लोग का ग्रुप है जो वहां से हमने निकलवाया था। और अभी जो है ये, क्योंकि ये लोग 1 महीने के वीजा पे गए थे, और 1 महीने का वीजा इन बेचारों का जो ओवर स्टे हो गया, क्योंकि थाईलैंड में नहीं रह रहे थे ये, लोगों को गुमराह करके बहला फिसला के इनको लेके गए थे म्यांमार में। वो दूसरा म्यांमार आपको मालूम है, थाईलैंड के बॉर्डर पे, और दूसरा देश आता है। अब जब हम उनको 1 महीने के लिए गए थे, लेकिन इनको 3 महीने हो गए अभी, तो 2 महीने ओवर स्टे हो गया इनका, फाइन हो गया इनका बिना वीजा के। तो आज जब इनकी कोर्ट में सुबह पेशी हुई थी इन 6 लोगों की, तो कोर्ट ने उनको बोला कि तुम्हें 1,000 दराम फाइन देना है, और अब जो है तुम यहाँ से, तुम्हें टाइम दिया जाएगा। उन्होंने 20 दिन का टाइम बोला, मैंने बोला 10-15 दिन, 10 दिन में मैं तुम लोगों को वहां से निकालूंगा। मेरे यहाँ पे सारे एविडेंस है, मेरा हर पल पल क्यों है। तो इन लोगों को ये इसलिए पैसा मारा जाता है ये सर पैसा जी। पैसा है क्या गवर्नमेंट की तरफ से मिला है कि पैसा आया कहाँ से है जो आप भरा है पूरा? देखिए सर, गवर्नमेंट का साफ कहना है, हम ये फिरौती वाला पैसा नहीं दे सकते। अच्छा। सीधी बात है, गवर्नमेंट ने बोला हम पैसा खर्च नहीं कर सकते, हम प्रयास कर रहे हैं। बस जो एक, हर एक पॉलिटिशियन, हर एक नेता का, हर एक पॉलिटिशियन का एक ही डायलॉग होता है, हम प्रयास कर रहे हैं। आदमी मर जाएगा, हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं बचाने का। आदमी मर भी गया, लेकिन नेताओं की लैंग्वेज वही रहती है, हम प्रयास कर रहे हैं। तो पैसा उनके परिवार वाले कहीं से भी जुगाड़ करते हैं, क्योंकि वो वीडियो कॉल मिलाते हैं उन्हीं लोगों के फोन से जो लोग वहां फंसे हुए, और उन्हीं के परिवार के सामने, माँ के सामने, पत्नी के सामने, पिता के सामने, वो उनको इस बुरी कदर मारते हैं, लहूलुहान कर देते हैं, कि उनके जो माता पिता उस समय देखते हैं, उनको पीड़ा होती है, और आनंद फानन में लोगों से कर्जा मांगना शुरू कर देते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। और इसी पैसे को कमाने के लिए, इसी पैसे को, सिर्फ पैसे के लिए चाइनीज कंपनी ऐसा काम करती है, सिर्फ तो पैसे के लिए सर। मैं एक सवाल और था, ये तो भारत के लोग हैं ना वो सारे के सारे, तो हमारा जी गवर्नमेंट का कर्तव्य भी बनता है, जो हमारी वहाँ पे एम्बेसी होंगी उनका भी कर्तव्य ये लोग नहीं करते हैं इस तरीके से कि भाई ये जो जो आप जिस प्रकार का आप बता रहे हो कि उनको मारा जाता है, उनके घर वालों को वीडियो कॉल वगैरह की जाती है, तो आपस में कोलैबोरेट करके भाई एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट आपस में बात करके ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास करने का प्रयास करती है, क्योंकि कोई भी, कहीं भी इंडियन एम्बेसी होगी, कहीं भी किसी भी देश में, इंडियन एम्बेसी कभी भी लोकल गवर्नमेंट के साथ में, या लोकल वहां पे जो लोग हैं जाने, उनके साथ में अपना रिलेशन खराब नहीं करती है। वो अपना खाना पूर्ति करती है, कोशिश करती है कि मदद की जाए। हो गई तो ठीक है, नहीं हो गया तो खाना पूर्ति हो गया, हम प्रयास कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और यही बात अभी जो अभिषेक जी हैं, मेरे पास पूरे तथ्य हैं। 1 साल से वो लड़का 2023 से वहां पे फंसा हुआ है, और सरकार उनको रोज बोलती है, आश्वासन दे रही है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। जब सरकार थक जाती है, तो उसके बाद रोशन रतूड़ी के पास लोग आते हैं, क्योंकि मैं अपने दिल से काम करता हूँ, अपना पैसा फूकता हूँ। नेताओं का काम है जनता से पैसा लूटना, टैक्स का पैसा खाना, ठीक है, मान भी लीजिए। और सरकार का ये भी कहना है, साथ साथ जो एम्बेसीज बनी है, जहां पे एम्बेसडर जो कि एक बड़े भारी भरकम सैलरी लेते हैं, और अपने बड़े आकाओं की वो करके, चमचागिरी करके, तब जाके एम्बेसी की कुर्सी पे वो बैठते हैं। कई लोग एम्बेसी के अंदर जो बैठे हैं, सब लोग अपनी सोर्स लगा के अलग अलग देशों में अपनी नौकरी के लिए कहते हैं, मुझे 5 साल के लिए वहां भेज दो, मुझे अच्छी सैलरी मिल जाएगी। सॉरी टू से, लेकिन सत्यता पब्लिक के सामने आनी चाहिए। अगर सरकार के अधिकारी बोलते हैं कि हमने तो एडवाइजरी जारी की थी 2022 में कि कोई भी आदमी म्यांमार पर नहीं जाए, लेकिन सवाल ये कि भाई ये म्यांमार नहीं गए, इनको बहला फुसला के लेके गए। और मान भी लीजिए हमारे भारतीय भाइयों से, मेरे होटलियर भाइयों से, नॉन होटलियर भाइयों से कोई गलती हो भी गई, तो क्या हम उनको मरने के लिए छोड़ दें? मेरा एक सवाल है आपसे विजय रावत साहब, क्या हम अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दें? क्या हमारी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है? जी, जो 70 विधायक, जितने भी विधायक हमारे उत्तराखंड से आते हैं, मान लीजिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या उनकी सैलरी से कट कर दीजिए ना? इसी जनता की वजह से तो नेता बने हैं ये। नहीं खाएंगे, इनकी सैलरी मान भी ली, अगर 20-50 हजार कुछ आपने घटा दे के 1 महीने की सैलरी इन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, तो भाई तुम्ही तो लोग दुआएं तो तुम्ही को देंगे, विधायकों को, सांसदों को। कोई किधर है विधायक? भारत में कोई ऐसा विभाग नहीं है कि भाई जो इन सब चीजों पे नजर रखता हो इस तरीके से कि भाई इस तरीके से हो, कौन कौन लोग फंसे हुए हैं, किस तरीके से इस प्रकार कोई एजेंसीज वगैरह नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे सर कोई एजेंसी नहीं, सिर्फ एम्बेसी होती है, जो आप लोगों को मालूम है। आप लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, और आप लोगों का बहुत ही गहरा अनुभव भी रहा है आप लोगों का, लेकिन कोई नहीं करता सर।
किसी को कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हो गया तो ठीक है, एक थोड़ा बहुत काम हो गया तो पूरे न्यूज़पेपरों की सुर्खियों में आ जाता है, कोई विधायक बोल देगा तो पूरी न्यूज़पेपर की सुर्खियों में आ गया, ये हो गया। लेकिन हमारा हमारा दुर्भाग्य है कि लोगों को मदद नहीं मिलती है सर। अगर लोगों को मदद मिलती तो इतने लोग फंसते क्यों? आपके सामने सिंपल सा एक चीज है, ये लोगों ये को बताइए। जी, ये कारण भी हो सकता है कि केवल भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा होता है, कि मुझे लगता नहीं कि अगर अमेरिका का नागरिक कहीं और का नागरिक इस प्रकार से फंस जाए तो वहां की गवर्नमेंट चुप बैठेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये अमेरिका है, अगर अमेरिका का एक आदमी कहीं फंस जाता तो दूसरे दिन आर्मी पहुंच जाती है अमेरिका की अपने इंसान को छुड़ाने के लिए, चाहे वो हाँ। 7 समुद्र पार हो। यही फर्क है इंडिया में और अमेरिका में। इसीलिए अमेरिका को शक्तिशाली देशों में गिना जाता है, जबकि हमारे देश के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। अगर हमारे देश में लॉ लॉ एंड ऑर्डर हर चीज अगर सही हो, हमारे देश से अच्छा कोई भी ताकतवर नहीं बन सकता, ये आपको भी पता है। चाहे आप अमेरिका की जनसंख्या आप लगा लीजिए 35 करोड़ जितनी भी है, हमारे देश की जनसंख्या आप लगा 100, उससे ज्यादा तो हमारे पास पढ़े लिखे, उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान लोग, टैलेंटेड लोग मेरे देश में जी। लेकिन दुर्भाग्य है क्योंकि हमारे देश के अंदर टेबल के नीचे, अबव द टेबल, अंडर द टेबल चलता है। कोई मरे तो मरे, सड़े तो सड़े। मैंने खुद उनसे पूछना चाहता हूँ जो म्यांमार में, मैडम व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉन्सुलेट मिस्टर क्वान, जो जो म्यांमार के एम्बेसडर है मिस्टर क्वान, कहाँ है वो लोग बैठे हुए? क्या बता सकते हैं उन्होंने कितनी बार हमारे उत्तराखंडी होटलियर भाइयों से, भारतीय भाइयों से जो अलग अलग उनसे बात की हो? क्या उन्होंने उनको कोई खाना पहुंचाया? क्या उन्होंने कोई कपड़े दिए? क्या उनको कोई राहत दिया? उधर ही तरफ थाईलैंड के, दूसरी तरफ थाईलैंड में इंडियन एम्बेसी मिस्टर नागेश पाल जी, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं बोलते आप वहां की गवर्नमेंट को कि भाई हमारे लोगों को लेके जाते हैं, आप बॉर्डर पे चेक नहीं करते हो कि हमारे लोगों की वीजा है तो कि मेरा नहीं है? सवाल, नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि अब बॉर्डर पे चेकिंग नहीं होती भाई, एक यहाँ तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता तब भी चेकिंग होती है बॉर्डर पे, तो एक देश से दूसरे बिल्कुल देश में तो चेकिंग नहीं हो पाती। नहीं करते, क्योंकि इसमें पूरी, कहते ना पूरी दाल काली है। दाल काली नहीं है, पूरी दाल ही काली है। यहाँ पर बड़े से लेके वहां म्यांमार में, वहां पे आपका जो है डेमोक्रेटिक कारण बुद्धिस्ट आर्मी है। ये भी पैसे लेके आदमी को पैसा दो, पर आदमी पर हेड पैसा दीजिए, छोड़ने के लिए मदद करिए। मिलिटिया, जो मिलिटिया वहां की, मिलिटिया की जो 8 से 6 हजार उनकी मिलिटिया यानी मिलिट्री, वो भी पैसा लेती है। पुलिस, लोकल पुलिस, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव, मैंने कितनी बार हम लोगों ने यहाँ से कॉल किया लोकल पुलिस को, सोचिए आप, ये पूरा सिस्टम मिला हुआ है इसमें, पूरा सिस्टम सोचिए। लेकिन दुख इस बात का है, अगर मेरे म्यांमार में और मेरे भारतीय एम्बेसी में अगर वहां के एम्बेसडर इतने सक्षम नहीं है काम करने में, तो आप अपनी गवर्नमेंट को बोले, विदेश मंत्रालय जयशंकर जी को बोले, जयशंकर जी के पास ये विभाग है, जयशंकर जी वहां से डायरेक्ट अपने गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर साहब को बताएं, होम मिनिस्टर साहब जो है वहां के म्यांमार के, उनको बताएं, डिफेंस मिनिस्टर से बात करें, या हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इनसे बातचीत करें, क्योंकि वहां पे फोर्स का चलता है। और इस बहुत सारे लोगों का मुझसे सवाल रहता है, ये लोग जब इतना जुर्म करते तो इनकी गवर्नमेंट इनको सजा क्यों नहीं देती है? क्योंकि म्यांमार एक ऐसी चीज है जहां पे ये जो एरिया है, जो सिंडिकेट, जो एक साइबर क्राइम वाला एरिया, जहां पे ऐसे बहुत लोगों के साथ, यहाँ पर सिर्फ इंडियन नहीं है, यहाँ पे मोरक्को वाले भी, उनकी एम्बेसी उनको लेके चलेगी, श्रीलंकन की एम्बेसी उनको लेके, पता कर लीजिएगा आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ चेक कर सकते हैं मेरा एक एक शब्द जो मैं आपके इसमें फेसबुक लाइव के माध्यम से जो जनता के बीच में रख रहा हूँ, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। लेकिन इन लोगों का मुझे दुख इस बात का होता है कि ये लोग बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तब मरने दे इनको। हमारा टैक्स का पैसा किधर जा रहा है? अपने नेताओं को घुमाने के लिए कोई भी पार्टी आती, किसी भी सरकार आती है, घूमो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, आप लोग कहीं झारनों में जाओ, किस में जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब इंसानियत का मामला आता है तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ईच एंड एवरी पॉलिटिशियन हैव देयर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक अबाउट देयर ऑन इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन पीपल, दे आर आवर ब्रदर्स। आपको कुर्सी किसने दी है? जनता ने। आपको नेता किसने बनाया? जनता ने। जो नेता है वो जनता से है, जनता नेताओं से नहीं है। विजय साहब, इनको भूलना नहीं चाहिए कैसे कैसे उनको प्रत्यारित किया जाता है। रोशन सॉरी, भाई, सैल्यूट है आपको कि जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो वहां पर आप कर रहे हैं दुबई में बैठ के, बहुत बड़ी बात भी है कि भाई जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो दुबई में बैठा हुआ रोशन रसूल। रोशन भाई, कितने लोगों को तकरीबन आप ऐसे लोगों को आप इंडिया ला चुके हैं, या मतलब लाने की तैयारी है तकरीबन? अगर सर मेरा 2000 से आप आंकड़ा लगाएंगे तो मैं 26,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुका हूँ। कितना 26,000। बताया?
26,000 26,000 मोर देन 26,000 से ज्यादा लोगों को मैंने रेस्क्यू किया अपने पैसे से। जब लोग आंकड़ा लगाते हैं कि इसने कितना 21 करोड़ 22 करोड़ है, मैडम मेरा अकाउंटेंट है, बहुत सारे लोग इसका आंकड़ा लगाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते पैसा कहां से आते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ मेरी अपनी लिमिटेड कंपनी है, फॉर योर आई एम इन्वेस्टर, ओके। मैं इन्वेस्ट करता हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों में, ऐसा नहीं हूं मैं, हम सिंपल रहते हैं, हाई फाई नहीं करते, हम उत्तराखंड के बेटे हैं, लोगों के पास खाने के लिए, लेकिन बातें बड़ी, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। मेरे लिए सबसे पहले मेरे उत्तराखंड के भाई बने, मेरे होटलियर भाई, नॉन होटलियर भाई, जो भी किसी, मैं तो पाकिस्तानी में आकर मैं उसकी भी मदद करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। उसकी माँ मुझे कॉल करती है, गरीब है, उसकी माँ बोलती है मेरे बेटे को बचा। क्यों आया दिमाग में कि इस तरीके से लोगों को छुड़ाया जाए? सब विदेश में तो बहुत सारे भारतीय बैठे हुए हैं, लेकिन वो तो नहीं करते हैं, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपनी नौकरी कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। तो रोशन रतूड़ी के दिमाग में ऐसा क्यों आया कि यार इन लोगों की, मतलब 26,000 का वाकई में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है रोशन भाई, जो आपने जी सर, बताया। जी सर, जी सर। जब मैं 2000 में हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ओमान में, तब मैंने देखा मेरे कुछ उत्तराखंडी भाई किसी रेस्टोरेंट में काम करते थे, मैंने देखा वहां पर एक जो सबसे शेखर पुजारी, जो कि आपके मैंगलोर के पुजारी, ज्यादातर आप पता कर लीजिए कहाँ के आते हैं, उनकी डेथ हो गई थी, किसी ने मदद नहीं किया। मेरे रेस्टोरेंट के सामने रोड पे गिर गए थे, जहाँ पे किम सोमान हॉस्पिटल है, जहाँ पे चर्च भी है, मंदिर भी, ओमान मस्कट की बात कर रहा हूँ सर। फिर मैंने सोचा जब लोगों को मदद नहीं मिलती, तो मैंने अपने माँ बाप से सीखा, एक्चुअली ये चीजें मेरे अपने पेरेंट्स से सीखा, लोगों की सेवा करना। लेकिन विदेश में बहुत रिस्की होता है, लोग डरते, इस्लामिक कंट्री है ये, बहुत सारे सवाल जवाब। तो शेखर पुजारी की मैंने डेड बॉडी भेजी, जिसमें 18 दिन लगा था, मेरा 3,70,000 का उसमें खर्च हुआ था सर। जी सर। और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे इस कदम पे चलता गया, मैंने इसका बिजनेस करता आ रहा हूँ, तो मैं सीखता गया लॉ के मामले में कैसे लोगों को निकालना है। तो मैंने इसलिए अपना ब्रह्मचारी जीवन भी अपना लिया, कभी कोई मुझे मार भी देगा तो कोई तकलीफ नहीं है सर। तो मैं करते करते आज मैं इतने मुल्कों में, इतने मेरे सारे पास लोगों की यूएस की। दुआएं, लाखों लोगों, जी लाखों सर, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं जी आपके सर, साथ। जी सर। आज देखो आप, यूएस का वीजा है, बहुत सारी कंट्री का मेरे पास वीजा है, अभी मैं 15 अगस्त को लंदन जा रहा हूँ, सब चीज, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भगवान का आशीर्वाद है ना, मैंने कभी जिंदगी में किसी से लोन लिया, ना हमारा कोई क्रेडिट कार्ड है। ये बस अपना जो मुझे पैसे मिलते हैं मेरी कंपनी से, जो काफी सारे वर्कर काम करते हैं, उसमें जो बेनिफिट आता है मैं लोगों पे लगाता हूँ। क्योंकि अगर मैं मर गया तो मुझे पैसे का क्या करूंगा, तो ऐसे लोगों पे लगाता हूँ जो मेरे भाई लोग बेचारे बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, फिलिपिनो, केनिया का हो, वियतनाम का हो, मैं सबकी मदद करता हूँ सर। कई लोग जो तो भी ये भी चीज। चाह रहे हैं आप उत्तराखंड के हैं, अपने यहीं से ही हैं, टिहरी से हैं मेरे ख्याल से आप। जी सर, मेरा जन्म स्थान टिहरी से, देवप्रयाग से टिहरी से जी ये है, सर। कई लोग कह रहे हैं कि आपको उत्तराखंड में आना चाहिए, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना चाहिए, आप जैसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। कई लोग तो लिखते हैं कि भाई जो काम गवर्नमेंट करती है वो काम तो रोशन रतूड़ी कर रहे हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाओ यहाँ का, इस प्रकार का भी कर। तो कैसा लगता है जब आप इस प्रकार के कमेंट पढ़ते हैं, मैसेज आपके पास आते हैं तो? ऑफ कोर्स सर, कोई लोग इतना प्यार करते हैं, ये उनका बल्कि बड़प्पन मैंने है, कल उनका। आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था जिसमें कह भी रहे कोई थे कि राणा रोशन जी थे, रतूड़ी। राणा जी थे, कहते हैं हाँ। विदेश में हिंदुस्तान में मोदी जी और विदेश में रोशन रतोड़ी। ऐसा नहीं है, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि अगर मेरे राज्य के लिए कहीं पे कोई गलत हो रहा है, हम सबको आवाज उठाना चाहिए। जो पॉलिटिशियन अगर काम अच्छे से करे तो दूसरों को आने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे होटलियर भाई फंसे हुए, मैंने खुद कहा ना, सीएम साहब के रिलेटिव आप पता कर लीजिए मयंक बोरा कौन है, खटीमा में। आप वहाँ के डॉक्टर जो सर्जन है, डॉक्टर मोहन मोहन रतूड़ी जी, आप पता कर लीजिए, खटीमा में रतूड़ी अस्पताल है। तो मैंने उनको भी बोला, यार आप एक मुख्यमंत्री के परिवार से भी आते हैं, और आप लोगों की जब मुख्यमंत्री अपने बच्चे को, अपने परिवार के, चाहो दूर के रिश्ते में भी है, जब तुम अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकते, लोगों के लिए क्या काम करोगे आप बताओ। और आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं रोज जगाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। होटलियर मर जाता है उसके लिए कोई पेंशन नहीं है, होटलियर मर गया उसके परिवार के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारा नेता मर जाए, कोई सरकारी मर जाए तो दो, हर चीज की सुविधा मिलती है सर। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं सर। किन किन चीजों का सर ध्यान रखना चाहिए? जैसे मान लीजिए अगर मैं जा रहा हूँ इस प्रकार के फंसे ना, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जो विदेश में नौकरी पाने की सोच रहे हैं? देखो सबसे पहले विदेशों में आना, देखो हर आदमी सोचता है कि मुझे एक अच्छा फ्यूचर मिले, मैं एक अच्छा अपने परिवार को अच्छी पढ़ाई, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप की, अपने सबकी सेवा करूँ, तो उसके लिए अच्छा फाइनेंस होना भी बहुत जरूरी है। आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है तो बहुत सारी चीजें। तो जब जाते हैं तो आप पहले चेक करो कि कंपनी जो वेबसाइट आपको दिखाई जा रही है असली है कि नहीं है। आप वेबसाइट आपको वेबसाइट दिखाई जा रही है, पता चल रहा हो तो सिंडिकेट है, पता चलता आजकल है तो खुद से। कोई भी वेबसाइट बना लेता है नकली जी। बिल्कुल फेक वेबसाइट बनती है, उसमें फेक फोटोज लगाई जाती है, फेक सब कुछ फेक, लेकिन लोग समझते ही नहीं है।
पैसा दे दिया उनको, और आप पैसा भेज रहे हैं तो आप हिप्पो अलग तरीके से भेज रहे हैं। आप लिखत पढ़त कीजिए, जिस आदमी को पैसे दे रहे हैं उसका आधार कार्ड लीजिए, उसका पासपोर्ट, वो कहाँ रहता है, किधर रहता है। जब आप पैसे दे रहे हैं तो एक छोटा सा विजुअल, एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए 30 सेकंड का, ये आदमी है और मैं इसको इतने पैसे दे रहा हूँ, मैं इस मुल्क में जा रहा हूँ, अगर कल के दिन मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी इस आदमी की होगी। आप कुछ भी नहीं, आपके पास 2-3 लाख रुपए आप दे रहे हो। अगला अब कुछ भी कहीं भी जाने से पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वीजा जो आपको भेजा गया उसका फॉर्मेट और नकली असली है, आपके सामने एम्बेसी है ना, हर कंट्री की एम्बेसी हिंदुस्तान में है कि नहीं है। आप एम्बेसी में जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, ऑन कॉल कीजिए, ऑनलाइन ऑनलाइन के थ्रू आप चेक कीजिए ये वीजा क्या वाकई में जर्मनी से, ये क्या वाकई में वेस्ट इंडीज से, या मलेशिया से, या आपका यूरोप से, या आपका यूके से, या आप पता कर सकते हैं आप लोग सिंगापुर से। आप लोग कुछ कर पैसा देते हैं, लोग आपसे कस्में खाते हैं और आप पैसा देके फंस जाते हो, बाद में पता चलता। मेरे पास इतने सारे केस है, बलवीर कंडारी का, उसको मैंने बचा लिया, उसके पैसे, लोगों के कितने पैसे मैंने बचा दिए। फिर लोगों ने कंसल्टेंसी खोली अमेरिका भेजने के लिए, वो बोलते तुम्हारा शुरू की फीस मान लीजिए तुम्हारा 10,000 है, कहते अगर तुम रिजेक्ट हो गए तो तुम्हारा 3,000 कटेगा, 7,000 रिटर्न देंगे। जबकि सर वो कोई अप्लाई नहीं करते हैं, कोई अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए वो कंसल्टेंसी बिल्कुल भी अच्छा, अप्लाई नहीं करते। ऐसी स्कीम भी है जो स्टूडेंट वीजा पे भेजते हैं उनको, और वहां पे फिर वो कहते हैं कि खाली आपका नाम है, वहां का आपका एडमिशन करवाएंगे, लेकिन आपको वहां पर हम काम देते हैं या काम करवाएंगे, इस तरीके का स्कीम भी कुछ चल रहा है। बिल्कुल, स्टूडेंट वीजा भी मिलता है। स्टूडेंट वीजा पे बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे उनको काम करने की अनुमति मिलती है कि इतने घंटे वो काम कर नहीं, सकते वो हैं, खाली उनको मतलब एक दिखावे के लिए होता है कि भाई स्टूडेंट हाँ, वीजा है, लेकिन एक्चुअली में वो वर्क करने गए हुए होते हैं, पैसा जी कमाने गए हुए। जी जी, लेकिन पकड़े जाते हैं, फेक भी होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, स्टूडेंट वीजा पे नाम पे जाते हैं जबकि वहाँ काम करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं, सजा भी मिलती है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं अमेरिका पहुंच जाऊं, जबकि आप अमेरिका में देखिए, आप प्लीज आप जाइए, आप कैलिफोर्निया में जाइए, आप जो है लॉस एंजल्स LA में जाइए, आप न्यूयॉर्क में जाइए, कैसे लोग रहते हैं आपको पता है, सड़कों में रहते हैं, गाना गाते हैं, तब $2-2 कोई अपने कोई हाँ, फुटपाथ। हाँ, यूएस में कई आप जाके देख लो, हाँ लॉस हाँ, एंजलिस में जाओ, कई ब्लॉक में है, उसमें दिखता है इस तरीके से जी। आप जाइए रोड पे गड्ढे, उधर भी हिंदुस्तान में ही नहीं है, उधर भी गड्ढे, आप जाके देख लीजिए, लॉस एंजलिस जो रोड है वहां पे एक बहुत अच्छी चॉकलेट, मानी हुई चॉकलेट की आइसक्रीम फैक्ट्री है, आप पता कर लीजिए उसके ऊपर, वहां पे उसी बगल में गणेश भगवान के हाथी की बड़ी 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 मूर्तियां भी लगी हैं हमारे उसकी, हमारे धर्म के संस्कृति के हिसाब से। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे फ्रॉड भी हो रहा है, स्टूडेंट वीजा पे जब नाम के जाते हैं। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि आप अपना पैसा ना फंसाएं प्लीज, पहले आप चेक करें कौन सी कंट्री में वीजा ऑन अराइवल है, ऑन अराइवल वीजा है तो आपको भाई अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आपके एजेंट ऐसे, कंबोडिया जब छोटा सा देश है, छोटा सा, आप जहां से डेड बॉडी आने वाली है कल परसों में, कल या परसों को हम भेज देंगे राकेश पवार के, आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको ऑन इस पे बोल रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। मैं चुपचाप काम करता हूँ क्योंकि हमारे कुछ लोग अपनों के नीचे गिराने की, जब काम पूरा हो जाता है तो उधर से फिर पॉलिटिशियन घूम के आ जाते हैं। तो एक बंदा बिल्कुल। था, मैं आपके जाते जाते एक आदमी के बारे में बताता हूँ। जब राकेश पवार की डेथ हुई तो एक नाम नहीं बताऊंगा अभी मैं, वो बोलता है, वो मालिक को अड़काता है, बोलता है मैं मुख्यमंत्री कार्यालय ऑफिस से बोल रहा हूँ और एक बोलता मैं डीएसपी SSP बोल रहा हूँ। तो मेरे को मालिक ने मेरे को बताया कि ऐसी सी बात है कि मैंने कहा पहली बात तो डीएसपी को कोई अधिकार नहीं है, ये इंटरपोल इंटरनेशनल लेवल का है, डीएसपी डोंट हैव अथॉराइज्ड, इज नॉट ए ऑथराइज्ड पर्सन हु कैन शाउट टू एनीवन और थ्रेटिंग लाइक दिस। मैंने बोला नंबर 2, तुम मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री को भी ये आदेश नहीं है, हक नहीं है कि आप किसी को हड़काए, वो उसका एम्प्लॉयर है, एक इट इज बिटवीन मैटर ऑफ बिटवीन एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर, किसी के पास हक नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई आ गया, संसद महोदय जी आ गए, हो गए, भड़काना शुरू कर दिया, कोई नहीं सुनता इनकी वहां, कोई नहीं जानता विदेश में कौन मुख्यमंत्री है, कौन विधायक है, कुछ नहीं चलता, लॉ चलता है, सिस्टम चलता है, नॉलेज होना चाहिए सर। जी सर। चलिए, बढ़िया है, बहुत बढ़िया और शानदार काम कर रहे हैं आप। तो उत्तराखंड आने का भी है कुछ प्लान भविष्य में कि चलिए अब उत्तराखंड चलते हैं, वहां की सेवा करते हैं, कुछ करते हैं? अभी तो खैर यंग जरूर है सर। आप जी जी, रिटायरमेंट के समय कभी तो रिटायर होंगे उत्तराखंड तो हमारे खून में बसा हुआ है, आप जैसे अच्छे दोस्त भी हैं जो लोग हम क्योंकि लोगों कई को लोग इतना कहते प्यार हैं कि करते विदेश में आप रहते हैं, चलिए बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, सबका अलग अलग तरीका आता है, लेकिन कहते हैं कि आप विदेश में हैं लेकिन आप उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के लिए किस करते हैं। ये सवाल इसलिए भी है कि भाई भविष्य में प्लान है आपका कि उत्तराखंड आइएगा, कुछ करते हैं उत्तराखंड के लिए। हैं। जी बिल्कुल जी, उत्तराखंड के लिए तो सोते ही, लेकिन क्या करें आप बताइए, यहाँ पर लोग जाने नहीं देते, आप कहीं जाते तो बोलते मेरा केस का क्या होगा। अब एक उम्मीद की किरण रहती है उनको, एक माँ से, कोई नसरा बहन, कोई अफजाना बहन, कोई कुछ, कोई
प्रगति तिवारी जी, उसका पति खो गया, कोई उधर से अंजू रावत जी, उसका थाईलैंड में खो गया, कोई सुधा गुसाई जी, कोई कुछ, किसका 14 साल से पति नहीं आया, कोई सरला बिस जी, किसी के पति ने 3 शादियां कर ली जर्मनी में, उसको बचाओ, इधर से निकालो। बस अगर वही चलेगा तो इन लोगों को कौन सुनेगा? अच्छा, ऐसे केस भी आते हैं आपके पास कि भाई वहां पति गया था, पति ने पता चला वही शादी कर ली, यहाँ यस उत्तराखंड में एक रखी हुई और दूसरी वहां रखी हुई। यस, बिल्कुल मेरे है। पास है, पूरे तथ्य है, मैं उनको रास्ता दिखाता हूँ। अगर मैंने अच्छा, सबको, मैं तमाम उन बहनों को वो कहते, वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता होगा ना कि यार अब क्या करें, अब इंडिया का लो वहां चलता नहीं है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो रोशन में थोड़ी भाई के लिए भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय हो जाता होगा कि इसमें क्या किया जाए। नहीं, अगर आपको लॉ पता है और आप दिल से काम करना चाहते हो तो कोई भी काम आपका मुश्किल नहीं होता है। मैं किसी भी लॉ को नहीं आपके करते क्या सामने है, रख वही सकता मैं समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा इसमें करते हैं, नहीं उन्हें नहीं समझाते होंगे या फिर क्या क्या करते हैं? नहीं, अभी मान लीजिए जो एक सरला बिस थे, उनके पति ने उनके साथ चीटिंग किया और उन्होंने एक लड़की से शादी करी, मुंबई की एक लड़की थी, और फिर वो जर्मनी में जो है मैसो यानी म्यूनिक में उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला वहां पे, और यहाँ से अपनी वाइफ को झूठ बोल के गए। और जबकि इनकी एक बेटी है 17 साल की, एक 17 साल की लड़की, एक 14 साल की, और एक 13 उसका एक बेटा, 3 है। सरला बिस्ट आज सुबह मुझे मैसेज करी थी बेचारी, मैं आपको बता रहा हूँ। उन लड़के ने चीटिंग किया। जबकि आप कभी दूसरे मुल्क में शादी कर रहे हैं तो पहले पूछा जाता है आप मैरिड हैं कि नहीं है, आपका स्टेटस क्या है। पासपोर्ट में भी आता है ऑप्शन। यस, उसने बोला जर्मनी की मेरी शादी नहीं हो रखी, जबकि उसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, उसके 2 बेटी एक बेटा है, 2 बेटी एक बेटा। मैंने परसों भी कुछ दिन पहले लाइव में बोला था। और उसने जाके फिर उसने एक शादी के बाद फिर तीसरी शादी करी उसने, और अपने अरे मजे कर रहा है, इधर बच्चों को छोड़ दिया। फिर मैंने उसको जर्मनी की जो एम्बेसी है उसका नंबर दिया उस बहन को, कि अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट है आपके पास कोर्ट के थ्रू, आपका शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है आपके पास कोर्ट के थ्रू, तो आप उसको लेके वहां जाइए, आपकी पासपोर्ट डिटेल सब कुछ मैं आपको निकाल के दूंगा। आप वहां पे रिक्वेस्ट कीजिए कि इस आदमी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और इसने मेरे साथ में अकॉर्डिंग द लॉ, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये आर्टिकल सेक्शन ये लगा के इस व्यक्ति ने मेरे साथ फ्रॉड किया। फिर वहां की जो कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है, जर्मनी एम्बेसी दिल्ली में, चाणक्यपुरी में, और केरला में भी, आप चेक कर सकते हैं, उनको मैंने नंबर दिया सरला जी को। अब आप इसके थ्रू पासपोर्ट डिटेल पूरे तथ्य दीजिए, कोर्ट का एक लेटर मिलेगा आपको, क्योंकि एम्बेसी एकदम नहीं करती है। जब यहाँ से देहरादून में जो कोर्ट है, वो कोर्ट एक लेटर देगा इसको, फिर वो लेटर सबमिट किया जाएगा, फिर वो लेटर आगे पहुंच, जर्मन एम्बेसी जो है, जर्मन जो गवर्नमेंट है, अपने उनको उस म्यूनिक के उसके आजू बाजू जो पुलिस स्टेशन है उनके पास उसकी रिपोर्ट जाएगी उसके पति की, कि हाँ ये व्यक्ति ने शादी किया है या इसने क्या रिपोर्ट है, उसके बाद फिर एक्शन लिया जाता है। ये सब लॉ चीजें मैं लोगों को बता दूं, जो कि मंत्रियों का काम होता है, विधायकों का काम है, या किसी विदेश मंत्रालय का काम होता है। तो हम इनके भरोसे तो नहीं बैठ सकते, इनके भरोसे मुर्गा बाग नहीं देगा, क्या बोलते, बांस नहीं देगा तो रात नहीं खुलेगी क्या। ये हमसे बनते हैं, ये हमने बनाए हैं, ये इन्होंने हमें नहीं बनाया है, तो हम इनसे 10 कदम आगे हैं। लेकिन इंसान यही सोचते कि सिर्फ विधायक और प्रधान ही काम कर सकता है। अरे भैया कुछ नहीं करते लोग, ये कुछ नहीं करेंगे। खाली वोट मांगने के यस, समय पे आते हैं। जब कोई मर गया तो उसके अच्छा, घर पे कोई नहीं जाएगा। एक सवाल और भी आता है, बहुत बार आता है। हेलो, आवाज आ रही है रोशन भाई आपको? हेलो। हाँ, शायद कुछ ग्लिच आ गया है, अभी लगातार हम लोग लाइव कर रहे थे, अभी दोबारा से जोड़ने की हम लोग लगातार कोशिश करेंगे अभी रोशन रतूड़ी को, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच शायद आ गया है अभी। रोशन भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। चलिए, शायद मैक्सिमम ऐसा होता है जब हम लोग लाइव कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ ही जाती है, और शायद टेक्निकल ग्लिच आ गया है अभी कि आवाज शायद नहीं आ पा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम हमारी बातें हो ही गई, लगभग आधा घंटा का इंटरव्यू हो गया। और रोशन रतूड़ी जी से आज हम लोग इसलिए भी मुलाकात करना चाह रहे थे, इसलिए भी आज हम लोगों ने इंटरव्यू रखा था कि कई ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि यहाँ पर नौकरी के नाम पर ले आया जाता है और उसके बाद किस प्रकार से वहां पर वो फंसा दिया जाता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पर इतनी मदद नहीं कर पाती उन लोगों की, तो कैसे कैसे वो उपाय है या किस तरीके से हम बचा जा सकता है, तो सब चीजों पे चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो आप लोग भी सतर्क रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि नौकरी के नाम पर, विदेश भेजने के नाम पर किस प्रकार से लोग ठग रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो दोबारा हम लोग आएंगे किसी नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा विजय पथ न्यूज।